हेलो स्टूडेंट्स, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर 4, क्योंकि थर्ड नंबर हमने कंप्लीट किया हुआ है सेट। और इसके सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें आपको खंड आ है, यानी कि सेट 4 खंड आ। ठीक है, आपके क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में परिमेय संख्या है। निम्न में परिमेय संख्या है। ठीक है, आपके जो यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो √31, √5, 3 प्लस √23 माइनस का √23 और नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो 11 है। इसमें आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है परिमेय संख्या कौन है। आपको परिमेय संख्या यहाँ पे बताने के लिए क्या मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो हमने आपको बताया हुआ है कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखें, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और जहाँ Q जो हो वो जीरो ना हो, मतलब Q जो है हर में जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, और P और Q दोनों जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना, ये सारी शर्तें अगर जहाँ पे लागू हो जाए वही हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और जहाँ Q की वैल्यू जो है वो मतलब Q का जो मान हो जीरो ना हो, और P और Q दोनों जो है वो आपके इंटीजर हो, क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है ना, क्लियर इतना। चलो देखो, हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को लेते हैं। √31 है आपके पास। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि इसको सर जी हम मतलब √31/1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं भी इस बात से जो है एग्री करता हूं। यानी कि इसको हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। यहाँ पे हमको ये भी दिखाई देता है Q का जो मान है वो जीरो भी नहीं है, मतलब Q का मान क्या है आपके पास 1 है। मैं भी यहाँ तक क्या हो, सहमत हूँ। आपने क्या बोला कि √31 को √31/1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, P/Q के फॉर्म का है। बिल्कुल है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। Q का मान जीरो भी नहीं है, हाँ Q का मान जीरो भी नहीं है। ठीक, लेकिन हमने ये भी तो आपको बताया है P और Q जो हैं वो दोनों आपके पास इंटीजर होने चाहिए। अब बताओ क्या P और Q दोनों इंटीजर हैं? √31 क्या इंटीजर है आपके पास? क्या जो है Q तो इंटीजर है, Q तो इंटीजर है, Q पूर्णांक है, लेकिन क्या √31 इंटीजर है? नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो फिर कट गया ना, फिर ये गलत हो गया। नहीं हो सकता ना, परिमेय संख्या नहीं हो सकता ना, सारी शर्तें नहीं लग रही यहाँ पे। बी लेते हैं। बच्चों ने बोला इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं भी सहमत हूँ। मतलब इस P/Q के फॉर्म का हो गया। क्यों? जीरो भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमने ये भी तो बताया हुआ है कि P और Q जो है वो क्या होने चाहिए आपके पास, इंटीजर होने चाहिए। बताओ यहाँ पे P और Q दोनों क्या है, इंटीजर हैं। बताओ P और Q दोनों इंटीजर हैं। बताओ P इंटीजर है, P √5 है, √5 इंटीजर है? नहीं है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे नहीं है वैसे यहाँ पर भी जो है वो नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये भी हमारा सही नहीं है। विकल्प नंबर 1 भी गलत हो गया, विकल्प नंबर 2 भी गलत हो गया। ठीक है ना, अब विकल्प नंबर 3 पे आते हैं। ये चीज ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है। कट ही जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, सर जी इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम P/Q के फॉर्म में इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है ना, यहाँ पे सर हमको ये भी मालूम है Q का मान जीरो भी नहीं है। ठीक है ना, और हमको ये भी दिखाई दे रहा है P और Q दोनों जो हैं वो इंटीजर हैं, मतलब 3 भी इंटीजर है और आपके पास 1 भी इंटीजर है, मतलब सारी शर्तें यहाँ लग रही हैं। ठीक है ना, तो ये जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। मतलब इस
क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23 है। और अगर हम डी की बात करें तो डी क्या है आपके पास 11 है। तो कहने का मतलब ये भी इसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों का मान 0 भी नहीं होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, जो है पी और क्यू दोनों इंटीजर यहाँ पे नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब पी तो इंटीजर, जो आपके पास क्यों तो इंटीजर होगा, लेकिन जो पी है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। मतलब दोनों इंटीजर होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। एक की बात नहीं कि ये एक इंटीजर हो जाए तो फिर काम चल जाएगा, दोनों इंटीजर आपके पास वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको अब। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर क्या है 0 है, के मूल बराबर है, ठीक है। तो के का मान है, ठीक है, के का मान आपको बताना है। समझिए क्या इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना हम कर देते हैं। इसकी तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार होता है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। बताओ ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे क्या है, बताओ सी के प्लेस पे क्या है। ठीक, इतना क्लियर है आपको अभी तक। अब आपको हमने एक चीज बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि आपने विकृतकर निकालना आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना हमने बताया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है, मूल क्या है, बराबर है। तो मूल बराबर है तो डी की वैल्यू क्या होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है ना। मूल अगर बराबर होते हैं तो जो डी की वैल्यू होती है वो 0 निकल करके आती है। इसको मैंने आपको बताया हुआ, कई बार बोला हुआ इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मूल क्या है, यहां मूल बराबर है, अर्थात d बराबर 0 होगा। क्लियर, यहां मूल बराबर है अर्थात d बराबर 0 होगा। चलिए, हमको मालूम है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, होता है या नहीं होता है, ठीक है। और d की वैल्यू 0 भी है तो इसको हम 0 के बराबर क्या कर देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। क्लियर, अब क्या पता चला, अब b के प्लेस पे क्या रखना है आपको, के है यहाँ पे, ठीक है ना। ये के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए क्या है, ए यहाँ पे 2 है, और सी क्या है, सी 3 है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब बराबर है, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 चौको कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना। अब देखो तो ये के बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट 20 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब अगर इसको आपको बाहर निकालना है तो इसको आप कैसे कर सकते हो, 24 के आप यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर लो, कितना हो जाएगा, तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, के बराबर प्लस माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। इसको ऐसे लिख सकते हो, के बराबर प्लस माइनस एक पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब 2 आ जाएगा, और अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर निकल करके आएगा, मतलब के बराबर होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका क्या हो जाएगा
राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप रोक करके चीज़ों को नोट कर लिया करो, ठीक है ना। और जहाँ नहीं समझ में आता है आप पीछे कीजिए, थोड़ा सा उसको रिपीट कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है, कहता है यदि x प्लस 3y बराबर कितना है 6 है। ठीक है ना, x प्लस 3y बराबर 6 हो तब x व y के मान हैं, तब x व y के मान हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपको विकल्प दिया हुआ है 0,6, 3,1, 1,3 और फिर 4 कितना है 2 है। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y बराबर कितना है 6 है। आपको इसमें क्या करना है, x व y के मान बताने हैं। आप वो यहाँ पे x और y का कोई ऐसा मान रखो जो ये 6 के बराबर आ जाए। ठीक है ना, आपको ऑप्शन से ही यहाँ पे क्लियर कर देने हैं, तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, और ऑप्शन आपके दे ही रहेंगे, तो आपको क्या करना, ऑप्शन से आपको उठाना है और कुछ ऐसी वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो होगा ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। आपको ये ध्यान देना है, आगे पीछे नहीं, मतलब इसको x नहीं रखना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये x होगा, ये y होगा, ये x है, ये y है, ये x है, y है, x y, ऐसे आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, अब सारे विकल्प आपको लेने हैं एक करके, और जो विकल्प इसको सेटिस्फाई कर देगा 6 के बराबर आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला हम 0,6 हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या रखना है, x के प्लेस पे 0 रखना है, तो 0 रख देते हैं, प्लस 3 गुणे y के प्लेस पे 6 रख देना है, बराबर क्या है 6 है। तो ये आपके पास क्षेत्र कितना हो जाएगा 18 बराबर 6। ये बराबर नहीं है तो ये हमारा जो है वो सही नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है ना, सेकंड लेते हैं 3 क्या है आपके पास 1 है। इसको जब हम लेंगे तो x प्लस कितना है 3y बराबर कितना है 6 है। x के प्लेस पे 3 रखिए, प्लस 3 गुणे y के प्लेस पे क्या रखना है 1 बराबर कितना है यहाँ पे 6 है। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ से ओवरऑल क्या निकल के आएगा आपके पास 6 बराबर 6। ये बिल्कुल क्या है वो तो हो रहा है, सही हो रहा है, तो ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम 1,3। इसको जब हम लेंगे तो x प्लस क्या है 3y बराबर कितना है 6 है। x के प्लेस पे 1 रखना है और y के प्लेस पे 3 रखना है, बराबर क्या है 6 है। तो 1 प्लस ये आपके पास 3 3 9 बराबर 6 हो जाएगा, 9 1 10 10 बराबर 6। क्या ये है 10 बराबर 6 होता है, नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला आपको उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी हो ही गया, आंसर तो हमारा आ ही गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्या है 4,2 है। तो यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास x प्लस 3y बराबर 6 है। x के प्लेस पे 4 रखना है और 3 गुणे y के प्लेस पे 2 रखना है, बराबर 6 है। तो 4 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो ये 10 बराबर कितना हो जाएगा 6। ये भी बराबर नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। तो इसका आंसर जो सही है वो आपके पास क्या है, ये मतलब ये वाला 3,1 ये आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस वर्ष जो है यही जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यही आपके मार्क्स बनाने वाले हैं। ठीक है ना, बच्चे इसी में जो है गलती करेंगे तो नंबर कम हो जाएंगे उनके। ठीक है, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है।
4a, इसमें बोला हुआ है दो आकृतियां जिनके रूप समान हो, परंतु उनके आमाप समान ना हो, कहलाती हैं। तो ये सीधे है, ठीक है ना। मतलब दो आकृतियां जिनके रूप समान हो परंतु उनके आमाप समान ना हो कहलाती हैं आपके पास जो है समरूप आकृतियां, ठीक है ना। ये सीधे आपका इसका आंसर जो है वो आपको याद रखना है, समरूप आकृतियां, ठीक है। ये आपके पास एक तरीके से परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है ना। दो आकृतियां जिनके रूप समान हो परंतु उनके आमाप समान ना हो कहलाती हैं समरूप आकृतियां, ठीक है ना। क्लियर। और एक होता है इसमें विकल्प में समरूप, तो समरूप नहीं होगा क्योंकि समरूप क्या है, समरूप का मतलब होता है कि जिनके संगत कोण बराबर हो और क्या हो, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है ना। ये शर्त होती है, मतलब दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है ना, और संगत भुजा का जो अनुपात है वो क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है ना, ये चीज। और अगला है समान आकार, तो समान आकार का मतलब क्या है, जिनके आकार क्या हो, समान हो, ठीक है ना। मतलब दो चीजें हो और दोनों का आकार क्या हो, वो सेम हो, ठीक है ना, वो आपके क्या होते हैं, समान आकार के। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि उनके आमाप समान ना हो, ठीक है ना, और दो आकृतियां हो वे रूप में एक जैसी, मतलब रूप उनका क्या हो, जैसे वृत्त है तो एक छोटा वृत्त है, क्या है, बड़ा वृत्त है, मतलब उनके रूप क्या है, एक जैसे, मतलब वृत्त है, सर्कल है दोनों, ठीक है ना। लेकिन उनके आमाप क्या है, समान नहीं है, मतलब उनका जो माप है, मतलब एक की त्रिज्या मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है ना। तो ये उस तरीके से है, ठीक है ना। तो वहां पे आपके क्या कहलाएंगे, वो समरूप आकृतियां कहलाएंगी, ठीक है। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5 है, इसमें देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आप बना पाओगे, कब बना पाओगे, जब आपको टेबल तैयार होगी, ठीक है ना। और टेबल आपको हर हाल में मालूम ही होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपको साइन का मालूम है तो आपका कॉस का पता चल जाएगा, मतलब तीन मेन होता है, ठीक है ना, मतलब साइन का, कॉस का और टेन का, 3 टेबल आपको तैयार करनी है। बाकी जो आपके पास बच गए, कॉट बच गया, सेक बच गया, कॉसेक बच गया, वो आपको ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब उल्टा आपको कर देना होता है, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा में मालूम है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है ना। मतलब अगर आपको साइन थीटा मालूम है तो कॉसेक थीटा निकालने के लिए उसका आप साइन थीटा का उल्टा आपको कर देना है वहां पे, ठीक है ना, मतलब पलट देना है उसको, ठीक है। आपको 1 बटा कर देना है बस, मतलब जैसे साइन थीटा आपके पास, जैसे साइन अगर हम बात करें, साइन 30 पे जो है आपके पास होता है 1 बटा 2, साइन 30 पे कितना होता है, 1 बटा 2 होता है। वही अगर आप कॉसेक 30 पे देखना चाहोगे तो कॉसेक 30 पे वही 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, कैसे बता दिया हमने, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा हमने क्या बताया, 1 बटा 2 बताया हुआ है, पलट करके 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब सेक मतलब जो कॉसेक आएगा वो कॉसेक 30 पे कितना आएगा, आपके पास 2 आएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब आपको साइन का टेबल याद करना है, आपको कॉस का टेबल याद करना है और टेन का टेबल आपको याद करना है। जो नीचे आपके पास कॉट बच गया, सेक बच गया, कॉसेक बच गया, वो ऑटोमेटिक आपको उलट पलट देना होता है, बस वो बन गया आराम से, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको जैसे साइन का मालूम हो गया तो कॉस का आप आराम से पता कर सकते हो। जैसे साइन का आपने मालूम है साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे आपके पास कितना होता है 1/2 होता है, साइन आपके 45 पे 1/√2 होता है, और आपके पास साइन 60 पे देखेंगे तो अंडर कितना होता है 3/2 होता है, और अगर साइन 90 पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यही चीज अगर आपको कॉस को मालूम करना है तो आप यानी कि इधर से चले थे, अब वही चीज आप इधर से स्टार्ट करो, ठीक है ना। मतलब इधर से आपको स्टार्ट करके मतलब कॉस का जो शुरू होगा वो इधर से, मतलब साइन का लास्ट वाला स्टार्ट होगा इधर से, ठीक है ना। नहीं क्लियर हो रहा है, मतलब जो साइन 90 पे था वो कॉस 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपके पास साइन जो है 30 पे था वो आपके किस में आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा कॉस जो है जो साइन 30 पे था वो आपके पास कॉस 60 वाला आ जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, वो कोस यानी कि जो आपके पास साइन 60 पे था, ठीक है ना, वो कॉस 30 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से उल्टा करके आप उसको जान सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या निकल के आएगा 1 माइनस टेन 30 पे कितना होता है, टेन 30 पे होता है 1/√3 होता है। ठीक है ना, तो 1 माइनस 1/√3 का ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √3 का जब अब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, 1 प्लस ये भी आपके पास 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 माइनस का 1 हो जाएगा बटे 3, इसको इसके साथ गुणा करा है, माइनस का 1 कितना आ गया, 3 आ गया बटे ये 3 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे कट ही जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका विकल्प नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है ना, 1/2 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, r सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। चलो देखो, अगर हम बात करें कि आपके पास कोई ये घड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना, और घड़ी की ये क्या है आपके पास, मिनट वाली क्या है, सुई है। ठीक है, ये क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपके पास r है, ये मिनट वाली क्या है, सुई है, r सेंटीमीटर क्या है, लंबी है मिनट वाली सुई। कहता है एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम मान लेते हैं एक मिनट में ये मिनट वाली सुई जो है चल करके एक मिनट में इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है, एक मिनट में मान करके चलते हैं। ठीक है ना, एक मिनट में मिनट वाली सुई आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक त्रिज्यखंड बना या नहीं बना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो त्रिज्यखंड यहाँ पे बना हुआ है, ये आपके पास एक त्रिज्यखंड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और ये बीच का एंगल कुछ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ से चलेगी एक मिनट में, तो इस तरीके से यहाँ, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट में इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, मतलब वो एक चक्कर पूरा, जो मिनट वाली सुई है एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगी, एक चक्कर, मतलब जहाँ से चलेगी वो एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि कितने मिनट में उसका एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है ना, कितना पूरा होता है, यानी कि 60 मिनट में। ठीक है ना, मतलब 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या करती है, एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर, आपको ये चीज़ क्लियर है ना, मतलब एक चक्कर जो है मिनट वाली सुई कितने मिनट में पूरा करेगी, यानी कि एक चक्कर मिनट वाली सुई कितने मिनट में पूरा करेगी, 60 मिनट में। ठीक है ना, मतलब 60 मिनट में वो कितना घूम लेगी, पूरा 360 घूम लेगी ना।
अरे क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है? मतलब 60 मिनट में, 1 मिनट में इस तरीके से पूरा 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर अपना यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक है ना, 60 मिनट में, ठीक है ना। तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेंगे, मतलब 360 घूम जाएगा। तो बताइए 60 मिनट में, ठीक है ना, 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 मिनट में जो है वो बनता है आपके पास क्या, 360 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है ना। तो आप अगर देखोगे 1 मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में बनेगा आपके पास क्या, 1 मिनट में बनेगा 360 बटा ये आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इससे कट ही जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपके पास, 6 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है ना। मतलब 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड